उनके सामने उनकी 11 एयर बेसेस डिस्ट्रॉयड है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि नूर खां पे मिसाइलें गिरी हैं। लोकल उनके जो वीडियो बना बना के, ये भावरपुर का वीडियो, ये नूर खान का वीडियो, वहाँ से एक वो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन से आधे दुनिया को तबाह कर दूँगा। आई थिंक मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाय एनी ऑफिशियल ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। मोस्ट अगर वो ये कह रहा है कि मैं मिसाइल चला के आपका डैम को तबाह कर दूंगा, तो हमें नहीं मालूम कि मांगला डैम कहाँ पे, हमें नहीं मालूम मराला हेडवर्क कहाँ पे, हमें नहीं मालूम गुड्डू बराज कहाँ पे, हमें नहीं मालूम सक्कर बराज कहाँ पे, और हमारी मिसाइल तो बिल्कुल प्रिसाइज आती है। पाकिस्तान दोबारा कोई टेररिज्म की हरकत करता है तो इंडिया विल रिएक्ट बैक। पीओके के लोग आर जस्ट नॉट हैप्पी विद पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान। पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, 370 ऑपरेशन, मैं कश्मीर में कोर कमांडर था। छोटी छोटी बात के ऊपर वहाँ पे हड़ताल हो जाती थी और लोग सड़कों पे आ जाते थे, गोलियाँ चल जाती थी। तो आर्टिकल 370 के ऊपर तो लोगों ने सोचा था पता नहीं क्या ही बवाल आ जाएगा कश्मीर में। इन एडिशन टू पाकिस्तान आर्मी, ISI, ये सारा इकोसिस्टम जो है ना, ये कश्मीर की प्रॉब्लम से फ़ायदे में है। लोकल कश्मीरी टेररिस्ट तो आम करके उसकी जेब से एक चिट्ठी भी मिलती थी। जहाँ तो वो चिट्ठी उसने अपनी माँ को लिखी होती थी, क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे। जहाँ वो चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी होती थी और उसने वो पढ़ के अपनी जेब में रखी थी। टेक द थिंग वेयर इट बिलोंग्स। एक लड़का है, वो अपनी मदर के पास ही बिलोंग करता है, उसको वापस अपनी मदर के पास जाना है, जाना चाहिए। नो सन शुड बी विदाउट अ मदर एंड नो मदर शुड बी विदाउट अ सन। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं अरुण सुंदराल। कश्मीर की वादियों से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी जो एक ऑपरेशन नहीं, दिलों को जोड़ने का प्रयास है। ऑपरेशन माँ। क्या पहल है ये? इस पहल के पीछे रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों जी आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर कश्मीर में बड़ा बदलाव लाने वाला ये ऑपरेशन माँ है क्या? थैंक यू अरुण। और अगर मैं इसको शुरू से बताना शुरू करूँ तो जब मैं एक यंग कैप्टन था और 1988 में जब मैं पहली बार कश्मीर गया, और वो दौर था जब आतंकवाद कश्मीर में नया नया शुरू हुआ था, और जब भी कभी कोई इनकाउंटर होता था तो जो भी कोई टेररिस्ट जो मरता था, लोकल कश्मीरी टेररिस्ट, तो आम करके उसकी जेब से एक चिट्ठी भी मिलती थी। जहाँ तो वो चिट्ठी उसने अपनी माँ को लिखी होती थी, क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे। जहाँ वो चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी होती थी और उसने वो पढ़ के अपनी जेब में रखी होती थी। और उस चिट्ठी को, क्योंकि इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका चेक करना ज़रूरी रहता है, तो आम करके उस चिट्ठी का जो मेन थीम रहता था कि अम्मी जान को सलाम, अम्मी जान को बताना, दुआओं में याद रखना, अम्मी जान के लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। सो 90% मदर के लिए रहती थी रेफरेंस, बाकी 10% मोस्टली सिस्टर के लिए, कभी ब्रदर के लिए, बहुत कम फादर के लिए। तो ये जो चीज़ थी ये मेरे दिमाग में उस टाइम जब मैं यंग कैप्टन था तब से थी। और जब मैं कोर कमांडर बना 2019 में, फरवरी 2019 में, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने कहा अगर एक लड़का अपनी माँ से इतना प्यार करता है, और हर सोसाइटी में माँ का एक बहुत बड़ा पौधा है, एक बहुत बड़ा महत्व है, एक प्लेस है जी, लेकिन कश्मीरी सोसाइटी में जो मैंने देखा अपने 6-7 टेन्योर जो मेरे कश्मीर के हैं, वहाँ पे माँ का एक बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है बच्चों के ऊपर। सो उस बैकग्राउंड से मैंने ये शुरू किया कि क्यों ना हम मदर्स को कांटेक्ट करें कि जिनके बच्चों ने गन उठाई है, कि वो अपने बच्चे को बोले तू वापस आ और तेरी हिफाजत रहेगी, तेरे सीक्रेसी रहेगी, तेरे खिलाफ कोई केस नहीं होगा। ये जो कंडीशन है, दिस assurances were a must and they had to be honored. And once this word went around and first boy who surrendered, उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना, उसको एक अल्टरनेट जॉब के लिए बताया गया और उसका नाम भी गुप्त रखा गया। तो फिर बाय एंड बाय जैसे हम बात कर रहे थे, फिर काफिला जुटता गया और कारवां बनता गया। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पीस इनिशिएटिव बाय अ मिलिट्री कमांडर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन इन द होल वर्ल्ड। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। ये जो ऑपरेशन आपने चलाया, आपने ज़मीनी स्तर पर इसका कितना असर देखा? जो आतंकवाद के मामले थे या जो कश्मीरी युवा थे जो आतंकवाद की ओर रुख कर रहे थे, उन्हें वापस लाने में कितना योगदान इस ऑपरेशन ने दिया? देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, करीब करीब 50 के करीब लड़के, 50 से ज़्यादा, तो जो मेरा टेन्योर था 2019-20 उसी दौरान ही वापस आ गए थे।
और अभी जैसे ऑपरेशन माँ के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री है डॉक्यूबे में रिलीज हो रही है 27 अगस्त को, जी। उसमें जो रिसर्च डाटा है उसके हिसाब से 117 लड़के वापस आए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आज की तारीख में मैं कश्मीर में था पहलगाम अटैक के एक दिन पहले 21 अप्रैल को, तो मुझे बताया गया था कि जो पुलवामा जहाँ पे मेन हॉटबेड था, पिछले 2 साल से एक भी कश्मीरी लड़के ने गन नहीं उठाई है, और इस बात में कहीं ना कहीं ऑपरेशन माँ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मदर्स ने ये जब अपने बच्चों को बोला कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, इस रास्ते का अंत सिर्फ गोली या मौत है, और बच्चे समझे। और देखिए साइकिल है, पीस आया तो बच्चों को जॉब मिला, बिल्कुल। जॉब मिला तो घर में पैसा आना शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ तो आतंकवाद की तरफ ध्यान हटना बंद हो गया, आतंकवाद की तरफ ध्यान हटना बंद हुआ तो वापस पीस आया, फिर पीस आया तो जॉब, पैसा। तो ये साइकिल जो है अभी चल रहा है और आगे हमेशा तरक्की पर रहेगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोई भी माँ या कोई भी अपना पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका जो बेटा है इस तरह से अलगाववाद में जाए या इस तरह से जो है एक्शन ले, तो क्या मोटिव रहता है युवाओं का, क्या किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, ये क्या साइकिल है, इस पर मुझे लगता है कि जोर डालना चाहिए। देखिए अगेन कश्मीर में ना एक इकोसिस्टम काम करता है, उस इकोसिस्टम में शामिल है हुर्रियत, आतंकवादी, टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, उसके अलावा कुछ जो लोकल पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, कुछ एनजीओज हैं और कुछ लोकल जो जिसको हम कहते हैं कि लोकल मीडिया ऑल्सो, इन एडिशन टू पाकिस्तान आर्मी, ISI, इन ये सारा इकोसिस्टम जो है ना, ये कश्मीर की प्रॉब्लम से फ़ायदे में है। जब तक कश्मीर में टेररिज्म चलेगा, जब तक कश्मीर में आतंकवाद चलेगा, ये इकोसिस्टम पनपता रहेगा, इनकी रोटियां सिकती रहेंगी। तो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा, जैसे मैंने बोला, जब मैं 1988 में गया तो जब टेररिज्म शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर लकड़ी के फार फ्लंग एरियाज में, विलेजेस में स्कूल जो थे लकड़ी के होते थे, उन्होंने स्कूलों को आग लगाई। रीज़न ये दिया कि इसमें फ़ौज आके अपना कैंप बनाएगी, लेकिन एक्चुअल रीज़न था कि स्कूल जला दो। कश्मीरी पंडित जब 1989 ऑनवर्ड्स उनको जब वहाँ से निकाला गया, एक्सोडस हुआ, और कश्मीरी पंडित कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम का मेन स्टे थे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर है, चाहे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हर जगह पे कश्मीरी पंडित्स, बिकॉज दे वर अ एजुकेटेड कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित्स का योगदान कश्मीर के एजुकेशन में सबसे ज़्यादा था। एक तरफ तो आपके टीचर आपने वहाँ से निकाल दिए, दूसरी तरफ जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसको जला दिया, तो बच्चे के पास जहाँ तो बिल्कुल पढ़ाई ना करे, जहाँ करे तो लोकल मदरसा में जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन में उनका रोल रहा। क्या ये सिस्टमेटिकली उनको हटाने की कोशिश थी, जितने भी ये जो इकोसिस्टम था वो डेलिबरेटली ये चाहता था कि वो हट जाएं और जो यूथ है उनको वैसी एजुकेशन ना मिल पाए जो एक यूथ को आगे जॉब के लिए स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड करती है, और उन्हें दूसरे राह पर जो आज हम देखते हैं समय में देखा हमने। उस समय पे इंटरनेट नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, और जो भी कुछ बताया जाता था लोकल एनवायरनमेंट में उसको सच माना जाता था, चाहे वो मदरसे में आपके मौलवी साहब बताएं, चाहे आपके किसी रिलीजियस प्लेस के ऊपर आपको नरेशन दी जाए, जहाँ आपके आस पड़ोस वाले लोग बताएं, तो वो एक बच्चे का दिमाग को फिक्सेट करता था रेडिकलाइजेशन की तरफ, जबकि प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था नहीं, कोई उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, और ऊपर से कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। और ये बच्चा जब 15, 16, 17 साल का होता है और कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, जहाँ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ही डज नॉट हैव द बैकग्राउंड, बिल्कुल, और वो कम्पीट नहीं कर पाता। उसके अलावा जो स्कूल चल भी रहे थे उसमें भी हुर्रियत साल में 200 दिन तक हड़ताल करती थी, हुर्रियत हड़ताली कैलेंडर निकालती थी, और बच्चों के स्कूल बंद रहते थे, और बच्चे जो नॉर्मल स्कूल में भी जाते थे वो भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और इन मास एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर इन मास सबको प्रमोट कर दिया जाता था। ठीक है, 5वीं, 6वीं, 8वीं तक, लेकिन जब 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के बच्चे बिना पढ़ाई किए हुए पास होते आ रहे हैं और अभी उसको compete करना पड़ रहा है, he is nowhere. When he is nowhere, he doesn't see an opportunity for future job, for future education, for future life, and he has no basic background of education or anything. He is a ripe candidate to be
converted to terrorism. And ऊपर से Islamic radicalization was there. So it was a very vicious circle working in a very vicious ecosystem. उस बच्चे के पास कोई चॉइस ही नहीं थी इसके अलावा कि गन उठाए. गन उठाते ही वो रॉबिन हुड बन जाता था अपनी लोकेलिटी में गर्लफ्रेंड के सामने. लेकिन एक मैं आपको डाटा भी देता हूँ. मैंने जब कोर कमांडर बना, मैंने पिछले 2-2.5 साल का डाटा कलेक्ट किया. मैंने कहा मुझे बताइए जो लोकल कश्मीरी लड़के ने गन उठाई है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है. आप हैरान होंगे, आपके दर्शक देख के हैरान होंगे कि जो भी कश्मीरी लड़का, ये 2019-18 के डाटा की बात कर रहा हूँ, जो भी कश्मीरी लड़का गन उठाता था 7% पहले 10 दिन में इनकाउंटर में मारे जाते थे, 17% पहले 3 महीने में, 34% 6 महीने में और 64% पहले 1 साल में. यानी कि एक लड़के ने गन उठाई तो उसकी शेल्फ लाइफ मैक्सिमम अबाउट 1 ईयर. और दूसरा डाटा जो मैंने मदर्स को बताया उनको कन्विंस करने के लिए कि जितने भी लड़कों ने कश्मीर में गन उठाई उनमें से 83% का स्टोन पेल्टिंग का इतिहास था. दैट मीन्स आज का पत्थरबाज, कल का टेररिस्ट, परसों की डेड बॉडी. तो एक साइकिल जब ये मदर्स को समझाया गया तो मदर्स की ये बात समझ में आई. और कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा उससे दूर हो. फॉर टेररिस्ट और अ सोल्जर और अ कॉमन सिविलियन सिटीजन, मदर इज अ मदर इज अ मदर इज अ मदर. एंड इस्लाम तो बोलता है कहते व्हेन यू फर्स्ट फीड द मदर, देन फीड द मदर, देन फीड द मदर एंड देयर आफ्टर फीड द फादर. मदर को जन्नत का रुतबा दिया गया है. तो ऐसी सोसाइटी में इट वाज आई थिंक द राइट इनिशिएटिव एंड विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड and convincing people, the mother, the brothers, the children, the parents, the friends, मौलवी साहब, सरपंचेस, the opinion makers, फिर वो काफिला जुटता गया. And this operation became a big success. बिल्कुल. और जिस तरह से आपने बताया कि ये ऑपरेशन आपने चलाया, आर्मी की ओर से ये चलाया गया ऑपरेशन और बहुत सक्सेस मिला और बहुत सारे युवा जो हैं जो भटक गए थे वो वापस आए और नॉर्मल लाइफ उन्होंने आगे जिए. लेकिन जैसे पहलगाम हमला हुआ या उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया गया, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि कश्मीर या जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिसीज़ में क्या बदलाव आपने देखे जो कि शायद वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए बेनिफिशियल हैं, वो नहीं जानते कि बेनिफिशियल हैं. आपने पॉलिसी वाइज आपने क्या चेंजेस देखे इन सब घटनाओं के बाद? जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ, बल्कि जब पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, 370 एब्रोगेशन, मैं कश्मीर में कोर कमांडर था. यानी कि आई वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड मिलिट्री मैन पोस्टेड इन द कश्मीर वैली. चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो कश्मीर वैली है, उन सब का इंचार्ज मैं था. और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कितना इमोटिव इशू था, इतना इमोटिव इशू था कि अगर छोटी छोटी बात के ऊपर वहाँ पे हड़ताल हो जाती थी और लोग सड़कों पे आ जाते थे, गोलियाँ चल जाती थी, तो आर्टिकल 370 के ऊपर तो लोगों ने सोचा था पता नहीं क्या ही बवाल आ जाएगा कश्मीर में. लेकिन आर्टिकल 370 जब हटा 5 अगस्त 2019 के लेकर 3 महीने बाद तक जो पीसफुल टाइम था, दैट वाज द मोस्ट पीसफुल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर टेररिज्म. क्यों? अगर हर कोई सोच, पाकिस्तान का पूरा जोर लग गया कि आर्टिकल 370 के बाद में हम किसी तरह से कश्मीर में आग फैला दें. बिल्कुल. पुराने कोई चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि अगर आर्टिकल 370 को कुछ किया तो कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा. ये भी बात बोलेगी कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी. नथिंग लाइक दैट हैपेंड. Kashmir remained peaceful. Not a single innocent civilian died at the hands of security forces in those 3 months. ये इसलिए हुआ कि लोगों ने सोचा कि पिछले 35 साल से बहुत देख लिया है. पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा, पाकिस्तान ये करेगा. अभी अगर 370 जा रहा है तो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. क्योंकि कॉमन कश्मीरी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेररिज्म, इज नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग देयर सन्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग देयर प्रॉपर्टी. सो दे सेड ओके लेट्स गिव पीस अ चांस. एंड दैट वाज द मेन रीज़न. अवाम ने जब बोला कि हमें पीस लाना है वापस, तो पीस आया. एंड वो एक साइकिल है. पीस आएगा तो आपकी रोज़मर्रा की जो इनकम है वो बढ़ेगी. जब इनकम बढ़ेगी तो आपके घर में अच्छा खाना बनेगा. अच्छा खाना बढ़ेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, कोई हड़ताल नहीं होगी. कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आतंकवादी बने. हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े, अच्छा रहे, अच्छे जॉब करे, अच्छी शादी करे. अभी वो सपने साकार हो रहे हैं.
नाउ द अवाम इज़ अ स्टेक होल्डर इन पीस। एंड जैसे आपने जिक्र किया पहलगाम के बाद में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कश्मीरी पीपल केम ऑन द रोड्स इन सपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। पहलगाम इंसिडेंट के बाद में ये पहली बार हुआ बिकॉज कश्मीरी इज नाउ स्टेक होल्डर इन पीस। ही हैज सीन द डिविडेंड्स ऑफ पीस। बिल्कुल। एंड वो चीज़ जो है अभी नॉन रिवर्सिबल है और ये पीस अभी आगे ही आगे जाएगा। और मुझे लगता है इसमें जो डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो कश्मीर है हमारा, वहाँ के जो डेवलपमेंट के डिफरेंसेस देख लीजिए आप। हर मामले में जो है भारत का जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने कब्जे में लिया हुआ है, उसके मुकाबले यहाँ के लोग, मुझे लगता है कि ज़्यादा रोज़गार के अवसर उन्हें मिलते हैं। ख़ासतौर पर आफ्टर 370 के जो एब्रोगेशन के बाद ज़्यादा उन्हें अवसर मिले हैं। आप कैसे इसको कंपैरिजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आपने उनकी आइडेंटिटी ख़त्म करनी है तो उनकी लैंग्वेज को ख़त्म कर दीजिए। जो वर्ल्ड लैंग्वेज डे है, जो बांग्लादेश में जब ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ के लोग बंगाली बोलते थे, बांग्ला बोलते थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी दे वांटेड टू इम्पोज पंजाबी एंड उर्दू ऑन देम। दे रिटेलिएटेड एंड वो जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था उसमें, उस दिन के वर्ल्ड लैंग्वेज डे बोलते हैं। सिमिलरली अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन कश्मीर, जब लोग जाते थे वहाँ पे मुजफ्फराबाद बस में अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से मिलने के लिए वापस जब आते थे, तो मैं वहाँ पे एज अ मेजर, एज अ कर्नल, एज अ ब्रिगेडियर, एज अ जनरल लोगों से मिलता था, जो बोलते थे तौबा 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 तौबा। वहाँ पे जितनी गुर्बत है, गुर्बत में जितनी गरीबी है, इसे हम बयान नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोली कि वहाँ पे कश्मीरी बोलने वाला कोई रह ही नहीं गया। बच्चे जहाँ तो उर्दू बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, और अभी तो क्योंकि सीपैक शुरू है तो मैंड्रिन भी शुरू हो गई है वहाँ के स्कूलों में। तो जिस कौम का आप लैंग्वेज ख़त्म कर दोगे ना, उस कौम की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि आप कौन है क्या नहीं। जब आप बोलते हैं तो आपके लहजे से, आपके एक्सेंट से, आपके डायलेक्ट से, आपकी भाषा से पहचान बनती है कि आप उस इलाके के हो, उस स्टेट के हो, उस कंट्री के हो। So this is a very systematic way of degrading Kashmiris in Pakistan occupied Kashmir. Whereas in Indian Kashmir, each and every person speaks Kashmiri. बिल्कुल। In addition, because he is educated, he may be speaking Hindi, Urdu, English, but his mother tongue, Kashmiri, is very much prevalent and it is there. बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, आप कैसे जो भारत के हाल ही में लिए गए स्टेप्स है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या फिर हाल ही में लिया गया ऑपरेशन सिंदूर, आप इन स्टेप्स को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान आतंकवाद जो फैलाता है उसको कर्ब करने के लिए क्या ये निर्णायक भूमिका आगे भी निभा सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप इसका? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो मैसेज था एक, उसमें उन्होंने पूरा जो अपना फ्यूचर का जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, करीब मैंने नहीं देखा इतने बढ़िया तरीके से इतनी बड़ी स्ट्रेटजी को बयान करना। उसमें उन्होंने बोला था कि टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टेररिस्ट और टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले में कोई भी भेदभाव नहीं माना जाएगा। टेररिस्ट और टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला चाहे वो स्टेट है, उसको भी हम टेररिस्ट ही मानेंगे। और इंडिया अभी टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो। और ऑपरेशन सिंदूर उसका एक हिस्सा था, उसका एक मुजाहरा था, उसका एक नमूना था, उसका एक इंडिकेशन था। सो ये जो सब चीज़ें हैं टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, और इंटरनली जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे वो टेरर सिंपथाइजर्स हैं, उनको भी निकाल के अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में बैठा हो उसको भी गवर्नमेंट जॉब से बर्खास्त किया जाए। सो आई थिंक वी आर गोइंग द राइट वे। The message has been conveyed loud and clear in Operation Sindoor, and this is the new normal for counter-terrorism operations. ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर से आऊँगा मैं, लेकिन इससे पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। पहले हम देखते थे अक्सर जो है कश्मीर में हड़तालें, पत्थरबाजी की घटनाएं, कश्मीर बंद बुला लिया किसी ने, अब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मैंने बोला ना इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम की दुकान बंद हो गई है। पहले 500 रुपया देकर एक बच्चे को बोलते थे जाके पत्थर फेंक किया, और 500 रुपया लेके आता था, माँ जाके दुकान से राशन लाती थी और रात का खाना बनता था। अभी वही लड़का जब टूरिस्ट आते हैं या यात्री आते हैं, वो सूमो चला रहा है,
और रात को 3,000 रुपये लेके आ रहा है। तो क्यों माँ अपने एक बच्चे को भेजेगी पत्थर फेंकने के लिए जिसमें जान का भी खतरा है, जबकि पीसफुल तरीके से वो अभी 3,000 कमा रहा है, शादी हो रखी है, बच्चे हैं। बच्चे स्कूल पहले तो जाते नहीं थे, जैसे मैंने आपको बोला, अगर स्कूल जाते भी थे तो हड़ताल, 280 दिन हड़ताल। अभी हर रोज़ स्कूल खुलता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों का एक भविष्य है, देयर इज अ फ्यूचर, मदर कैन सी द फ्यूचर ऑफ हर चाइल्ड एंड व्हाई शुड दे गो बैक टू दोज डेज। बिल्कुल। जबकि पहले रात में 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अभी आप देखिए लाल चौक में रात के 11-12 बजे तक बिल्कुल जैसे इंडिया गेट है वैसे ही लाल चौक कश्मीर का बिल्कुल एकदम खुशहाली है। सो नोबडी वांट्स टू गो बैक टू दोज डेज एंड सिंस नोबडी वांट्स टू गो बैक एंड नो टेररिज्म कैन सर्वाइव विदाउट द लोकल स्पॉट। लोकल स्पॉट होना बहुत जरूरी है किसी भी इंसर्जेंसी को सर्वाइव करने के लिए। बिल्कुल। दैट लोकल स्पॉट इज नाउ डिमिनिशिंग एंड जो थोड़े बहुत टेररिस्ट अभी रह भी गए कश्मीर, उनमें से भी 80% पाकिस्तानी है। दिस ओनली शोज कि लोकल बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन टेररिज्म। एंड वो टेररिस्ट भी गांव में पहले बहुत आते थे खाना लेने के लिए, अभी खाना नहीं लेने आते गांव में, क्योंकि उनको मालूम है गांव में जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन जाएगी। अभी वो जंगल में रहते हैं, वहीं पे अपनी हाई रोड में, और जैसे हमने देखा था ऑपरेशन महादेव में। बिल्कुल। गांव में नहीं आते क्योंकि गांव के ऊपर उनको भरोसा नहीं है और गांव वाले अभी नहीं चाहते कि आतंकी उनके गांव में आए। दिस इज अ बिग चेंज एंड इट्स अ चेंज इन द सोसाइटल वे ऑफ लिविंग। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर पे फिर से आते हैं, उसमें देखा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या ड्रोन वॉरफेयर हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आप कैसे देखते हैं इंसर्जेंसी में ये इलेक्ट्रॉनिक या ड्रोन वॉरफेयर, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे कोई भी इलाके में युद्ध चल रहा है इस समय, ड्रोन वॉरफेयर बहुत जो है एक की एस्पेक्ट बनकर उभरा है। तो आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं और भारत को इसके लिए क्या स्टेप्स आगे अपनाने चाहिए, उन पर अगर हम बात करें? देखिए, टेक्नोलॉजी इज अ इवॉल्विंग फील्ड, सो इज डिफेंस टेक्नोलॉजी। एंड जब डिफेंस टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, डिफेंस वेपन सिस्टम्स इम्प्रूव करते हैं, तो वॉर फाइटिंग जो है उसको भी इवॉल्व होना पड़ता है। यू नो, आपकी टैक्टिक्स, आपकी ऑपरेशनल आर्ट, आपकी स्ट्रेटजी, दे ऑल्सो हैव टू इवॉल्व। Now, who could have imagined few years ago that two nuclear powers, first time in the history of the world, come to a stage where they are engaged in a war with each other? First time in the history, two nuclear powers came to a war. And for the 4 days of the war, not a single combatant soldier or not a single combatant equipment crossed the international boundary or line of control. सारी लड़ाई जो है हवा में और ड्रोन्स के हिसाब से हुई, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम के साथ हुई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ हुई, लेकिन एक भी ना कोई टैंक, ना कोई तोप, ना कोई जवान हमारी तरफ से क्रॉस किया, ना उनकी तरफ से कोई क्रॉस किया, कोई हमला नहीं हुआ। सो दिस इज अ न्यू फेस ऑफ वॉरफेयर एंड इफ दिस इज अ न्यू फेस ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर, सिमिलरली द कन्वेंशनल वॉरफेयर हैज अ इफेक्ट ऑन द नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर। तो ड्रोन्स जो है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होंगे, दुनिया में हो रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी और जहाँ पे इंसर्जेंसी है वहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल, चाहे वो सर्विलेंस के लिए है, चाहे वो इंफॉर्मेशन के लिए है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के लिए है, चाहे वो इनफैक्ट आर्म्ड ड्रोन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर्मरी नाउ। सो एनी कंट्री विच डिसाइड्स टू यूज आर्म्ड ड्रोन अगेंस्ट इट्स ओन सिटीजन, दे आर यूजिंग इट। इंडिया इज नॉट यूजिंग, इंडिया इज नेवर यूज्ड हैवी वेपनरी अगेंस्ट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। अगर दुश्मन टेररिस्ट के पास LMG है तो हम भी LMG यूज़ करते हैं, टेररिस्ट के पास रॉकेट लॉन्चर है तो हम भी रॉकेट लॉन्चर यूज़ करते हैं। हमने कभी भी हैवी वेपनरी इंडिया में यूज़ नहीं की, जबकि पाकिस्तान तो वहाँ पे गनशिप्स, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी यूज़ करता है टेररिस्ट के खिलाफ और अब उनके टेररिस्ट के खिलाफ। बिल्कुल। सो वी हैव अ वेरी बलूचिस्तान में देखा किस तरह से होता है, या फिर जो नए आतंकी गुट जो है लगातार हमला करते हैं, उनको कब करने के लिए कितना डीह्यूमनाइज वे में वो करते हैं। जो एमरन मिसाइल है जो F-16 पे फिट होती है, दैट इज गिवन टू पाकिस्तान ओनली ऑन द प्रमाइस कि इट विल नॉट बी यूज्ड इन कन्वेंशनल वॉरफेयर, इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशंस। सो our way of war fighting is different, our ethos are different, our culture are different. I always say 5,000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं हम। You know, our ethical behavior is different. बिल्कुल, और उसी बिहेवियर का एक उपज हम ऑपरेशन माँ को देख सकते हैं। बिल्कुल। See, ऑपरेशन माँ जो है ना, एक इज अ वेरी इमोशनल सब्जेक्ट एंड टॉपिक।
एंड जैसे आपने पहले सवाल में एक पूछा था कि कैसे आपको फील हुआ, मैं कुछ मदर से मिला हूँ जिनके बच्चे वापस आए, एंड आई स्टिल रिमेंबर इन बारामूला पर्टिकुलर मदर, जैसे मैं उनको मिला तो उन्होंने पहले तो जैसे होता है कि बहुत अच्छा हुआ, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो भी रहे हैं, फिर देन शी हेल्ड माई हैंड एंड शी किस्ड माई हैंड। बोसा बोलते हैं इसको, जो आपके बहुत नज़दीक हो, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया ना, उसको फिर आप समथिंग लाइक दिस ना, जो तो उन्होंने मेरा हाथ करीब 2 मिनट पकड़ के रखा, एंड शी केप्ट लुकिंग इनटू माय आईज एंड सेइंग probably nothing but conveying if you are the one who got my son back। और एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसका बच्चा from a confirmed death he comes back to her, and आज वो बच्चा अपनी माँ के साथ खुशहाल है, पूरा परिवार खुशी से रह रहा हुआ, शायद शादी वादी किया हुआ। इस ऑपरेशन माँ जो डॉक्यूमेंट्री है, इसमें भी जो एक्चुअल लड़के जिन्होंने गन उठाई थी उनकी स्टोरी है, कैसे उन्होंने गन उठाई, क्यों गन उठाई, क्या हुआ उनके साथ जब वो टेररिस्ट के साथ चल रहे थे, और कैसे उनकी मदर्स ने या उन्होंने वापस आने की कोशिश की, और कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हेल्प किया, और कैसे वो आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या नतीजा लेकर आए हैं वापस। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की ओर से प्रोपागेंडा फैलाया जाता है कि कश्मीर में आर्मी जो है क्रूएलिटी करती है, जो भी करती है, जो प्रोपागेंडा उनका है, ऑपरेशन माँ उसका एक माकूल जवाब है। और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री से ये पूरी दुनिया आई गेस ये देखे कि किस तरह से जो है एक ह्यूमनाइज वे में अगर कोई गलत रास्ते पर चल भी गया है उसे वापस कैसे लाया जाए, ये एक बिल्कुल मिसाल के तौर पर पेश होना चाहिए। सी ऑपरेशन माँ जो है, मतलब इट्स वन ऑफ द पीस इनिशिएटिव्स। लाइक एज अ कोर कमांडर, मेरा जो काउंटर टेररिज्म जो हार्ड ऑपरेशन थे ना, दैट वाज ओनली 10% ऑफ माई जॉब। 90% of my job was to consolidate the peace which has been achieved. Help in nation building, help in states economy building, help in states peace, and make sure the young boys do not go back to the same route again. Education system improve करो, health system improve करो, sanitation improve करो, बच्चों की basic awareness improve करो, cleanliness of the area, job creation. So ये सब चीज़ें जो हैं, where the government is doing a lot, इस चीज़ की तरफ 90% ध्यान रहता है। बिल्कुल। और बाकी 10% तो हार्ड ऑपरेशंस विल कंटिन्यू। वो भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तानी टेररिस्ट अगर इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो उनको भगाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो जिहादी जनरल हैं आसिम मुनीर, अमेरिका में जाके परमाणु धमकियां देते हैं भारत को। आप इन धमकियों को कैसे देखते हो कि क्या इंडिया को इन धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान के अभी फील्ड मार्शल अपने को बना लिया है, तो जब एक अमेरिका जैसे देश की धरती पर जाके, जो कि एक डेमोक्रेसी है, वहाँ से एक वो स्टेटमेंट देते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन से आधे दुनिया को तबाह कर दूँगा। I think most irresponsible statement by any official of a nuclear power state. Most and unfortunate part is, जहाँ तो वो होस्ट कंट्री और होम कंट्री की परमिशन के साथ ये स्टेटमेंट दी जाती है। I have been a very senior army officer. You just can't go and make a statement like this. जहाँ अगर मान लो कि उन्होंने बोल भी दिया तो होम कंट्री या होस्ट कंट्री उसको बाद में स्नब करती है, रिबट करती है, कंडेम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। That means it is accepted on a democracy's soil to get up and give a statement that I will use nuclear weapons and destroy half the world. But that is one part, most irresponsible से। Second part is says अगर आपने पानी रोका, आपने डैम बनाए तो मैं मिसाइल से डैम तबाह कर दूंगा। अभी ये जो मिसाइल्स जिसकी वो बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने यही मिसाइल चलाई थी। बिल्कुल। उनमें से एक भी मिसाइल टारगेट पे हिट नहीं की। और हमारी मिसाइल्स चाहे वो टेरर टारगेट थे, चाहे वो उनके एयर बेसिस थे, 100% प्रिसीजन हिट्स थे। बिल्कुल। अगर वो ये कह रहा है कि मैं मिसाइल चला के आपका डैम को तबाह कर दूंगा, तो हमें नहीं मालूम कि मांगला डैम कहाँ पे, हमें नहीं मालूम मराला हेडवर्क कहाँ पे, हमें नहीं मालूम गुड्डू बराज कहाँ पे, हमें नहीं मालूम सक्कर बराज कहाँ पे। और हमारी मिसाइल तो बिल्कुल प्रिसाइज आती हैं। बिल्कुल। आपकी पहुंच भी नहीं पाई और हमने वहाँ हिट भी कर दिया। यू कुंट स्टॉप इट। बिल्कुल। एंड अगर मतलब ये एक ऐसी मिलिट्री है जिसने इतिहास में एक भी जंग नहीं जीती। ये एक ऐसी मिलिट्री है पाकिस्तान आर्मी जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड का बिगेस्ट सरेंडर 93,000 स्टैंडिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स सरेंडर किया। मैं कैप्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ते हुए कैप्चर हो जाए अलग बात है।
सरेंडर, जबकि आपके पास हथियार एमुनेशन सब कुछ है, thousands of soldiers. 93,000, एंड फिर वो हमारे यहाँ रहे सालों तक, स्कॉच भी पी, गोल्फ भी खेला, और वो आर्मी बोलती है कि मैं न्यूक्लियर बम चला दूंगा। न्यूक्लियर वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ थ्रेट इन बीइंग। नो रिस्पॉन्सिबल नेशन विल से कि मैं हाफ द वर्ल्ड आई विल डिस्ट्रॉय। I think this is the most irresponsible statement, and probably doesn't even know nuclear weapons क्या होते हैं। So very ये unfortunate. जो आपने 90,000+ की सोल्जर्स की बात की, एक आउट ऑफ द टॉपिक ये सवाल आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि जो शिमला समझौता हुआ था वो थोड़ा इजी टर्म्स पे जो है समझौता हो गया, जब हमारे पास इतना बड़ा लेवरेज था, कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सका? चाहे हाजी पीर 1965 में हाजी पीर पास हमने कैप्चर किया, बिल्कुल। चाहे हाजी पीर को वापस देना, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पास, इट्स नॉट अ टैक्टिकल पास, it's a strategic pass. To give it back, I think was the biggest mistake. And शिमला समझौते में हमारे पास हमारे जो 54 prisoners of war पाकिस्तान के पास है, हमने 93,000 वापस कर दिए। We couldn't even negotiate for those 54. And there was such a big leverage of 93,000 people. We could have negotiated for much more. Permanent solution of Kashmir, POK to be returned. Sky is the limit when you have such a big leverage. बट एनीवे, एक शेर है ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। अभी हमने जिक्र किया कि जो जनरल हैं उन्हें फील्ड मार्शल खुद को उन्होंने दिया या सरकार ने दिया, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले जितने भी ऑपरेशन हुए, हमने देखा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान नैरेटिव में कहीं ना कहीं आगे रहता था। अपनी आवाम को समझाना हो, या फिर जो भारत में भी हमने देखा कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, लेकिन इस बार एक नैरेटिव में भी चेंज आया सरकार की ओर से कि सबूत भी दिखाए हमने नहीं दिखाया, जो पाकिस्तान से ही वीडियो वायरल होने लगे, और भारत के जो भी प्रतिनिधि जो वो थे, डेलीगेट्स थे, वो पूरी दुनिया में गए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। तो आप एक शिफ्ट देखते हैं नैरेटिव बिल्ड करने में, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉर है। देखिए, इसमें ना एक बहुत बड़ा जो चीज़ है नैरेटिव बिल्डिंग में, उसमें इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एंड वी अलाउ डिसेंट, वी अलाउ रिजेंटमेंट, वी अलाउ पीपल आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। दैट इज द बेसिस ऑफ दैट इज द बेसिस। डेमोक्रेसी में ये सब कुछ जायज़ है। अभी जो सवाल पूछने वाला है वो सही सवाल पूछता है, नहीं पूछता, किस मंशा से पूछता है, वो सेपरेट इशू है। पाकिस्तान में कहने को डेमोक्रेसी है, शैम डेमोक्रेसी है। दैट्स वाई वहाँ पे कोई सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करता है, जबकि उनके सामने हैं बहावलपुर, मरीद के से लेकर कोटली और ऊपर मुजफ्फराबाद तक पूरे टारगेट डिस्ट्रॉयड हैं। उनके सामने हैं, उनके 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉयड है। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि नूर खां पे मिसाइलें गिरी हैं। लोकल उनके जो वीडियो बना के, ये बहावलपुर का वीडियो, ये नूर खां का वीडियो, वो सब कुछ दिख रहा है पब्लिक को, लेकिन फिर भी वो सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप है। और उनको जो है फील्ड मार्शल, उनको जो भी नैरेटिव दिया जाता है पाकिस्तानी सिर्फ वही बोलेगा, चाहे सोशल मीडिया चाहे अदरवाइज। सो दैट्स अ सटल डिफरेंस इन बीइंग अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी एंड बीइंग अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेररिस्ट एंड न्यूक्लियर स्टेट। वहाँ पे जुबान खोलने की आपको हिम्मत नहीं है। और यही चीज़ जो है, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये ऑपरेशन माह में भी जाहिर होते हैं, क्योंकि हमारी पब्लिक को हम अपना समझते हैं। वो बच्चा हमारा है, उस बच्चे की माँ जो उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है, शी इज़ एन इंडियन सिटीजन, वी केयर फॉर आवर सिटीजन्स। पाकिस्तान डजंट हैव एनीथिंग लाइक दिस। पाकिस्तान ने तो अपने सोल्जर्स की डेड बॉडी वापस नहीं ली थी कारगिल में। बिल्कुल, जब मैं कोर कमांडर था, 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमने मारे। उनको मैसेज दिया कि इनकी बॉडी ले जाइए, नहीं लेके गए। कुत्तों ने खाई वो बॉडी वहाँ पे, वो वापस नहीं लेके गए। वी केयर फॉर, लाइक अगेन कम बैक, 5000 साल पुरानी सभ्यता के वंशज हैं। हमारा कल्चर, हमारे इथोस से, हमारा वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट। ये तो कौन पाकिस्तान में, मुझे बताओ, एक भी किसी टेररिस्ट की माँ को बोला हो कि मैं तेरे बच्चे को वापस लाता हूँ? बिल्कुल नहीं। और ये सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी भी हैं। कश्मीर में जब ऑपरेशन होता है और आर्मी जो है एक घर हाइड आउट में अगर आतंकवादी हैं, तो हमने देखा है किस तरह से जो माँ बाप हैं वो अपील कर रहे होते हैं उनसे कि वापस आ जाओ। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कितने सारे जो लड़के हैं वो गलत राह पर थे और वापस आए, और कहीं ना कहीं एक
फिर से कहूँगा, ये मिसाल है, ये आपने खुद जिक्र किया कि वर्ल्ड में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को इसके बारे में जानना चाहिए, और दुनिया भर में अगर कहीं इस तरह की इंसर्जेंसीज हैं तो यूज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ऐसा भी टाइम आए थे जब ऑपरेशन चल रहा है, एक लोकल कश्मीरी लड़का अंदर फंसा हुआ है, इनकाउंटर इज ऑन, उसकी माँ को, बाप को या भाई को या वहाँ से गांव से लेके आते हैं, उससे बात करवाते हैं मोबाइल के ऊपर, और इसी दौरान लड़के का मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। हम अपनी पॉकेट से उसका रिचार्ज करवाते हैं ऑनलाइन, ताकि उसकी बातचीत अपनी माँ के साथ जारी रहे। और ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा देखने को, और वो लड़का बचता है, वापस आता है, अपनी माँ से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है। तो ये एक मिसाल है जहाँ पे वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर सिटीजन, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पाकिस्तान में क्या है, एक बार आर्मी ऑफिसर बन गया तो ही बिकम्स समथिंग बिग। वी आर सेम सोसाइटी, वी कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी, आफ्टर रिटायरमेंट वी गो बैक टू द सेम सोसाइटी। ये एक फ़र्क है। वहाँ पे एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉर्नर प्लॉट्स एंड पिज़्ज़ा चेन्स। इंडिया में वो नहीं है। हाल ही में ट्रम्प प्रशासन की जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि कैसे जो जनरल है वो जाता है वहाँ पर और पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी देता है, ट्रम्प प्रशासन का नर्म रुख जो हाल ही के कुछ समय में आया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भारत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है? देखिए, जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान आर्मी इसको समझती है। पॉलिटिशियंस को समझ आया नहीं आया अलग बात है, पाकिस्तान आर्मी समझ। अब देखिए, पाकिस्तान की लोकेशन है साउथ में, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है। एनी नेवल स्पॉट और ए नेवल आर्माडा विच हैज़ टू कम कैन हिट पाकिस्तान कोस्ट। उसके साउथ वेस्ट में आप देखिए तो अरेबियन सी और अपना पर्शियन गल्फ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, दुनिया का पूरा एनर्जी का बेसिन है वो, बिल्कुल वहीं से पूरी वहाँ से जितनी भी सप्लाई चल रही है, जितनी भी ट्रैफिक है, जितने भी शिप्स हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ है। ग्वादर पोर्ट जो चाइना के पास है, दैट्स द मोस्ट स्ट्रेटजिक पोर्ट इन दैट एरिया। उसका देखिए, उसके वेस्ट में ईरान है। कल को ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान की ज़मीन, उनके एयर बेसेस, उनकी एयर स्पेस चाहिए। बिल्कुल। और यही ज़रूरत थी जब अमेरिका ने ईरान पे न्यूक्लियर के खिलाफ कार्रवाई की, B2 बॉम्बिंग करके। दैट टाइम ऑल्सो पाकिस्तान वाज कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन टू अटैक ईरान फ्रॉम द ईस्ट। ऊपर चले जाऊँ तो अफगानिस्तान है, अनफिनिश्ड एजेंडा। अगर अफगानिस्तान में फिर से कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो पाकिस्तान की ज़रूरत है। उसके ऊपर चाइना, ईस्ट में इंडिया, और इंडिया चाइना के खिलाफ भी लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम आती है तो वेस्ट नीड्स पाकिस्तान। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ऐसी लोकेशन है कि उसकी ज़रूरत उनको पड़ेगी ही पड़ेगी, और पाकिस्तान नोज इट, और पाकिस्तान इसका फुल फ़ायदा उठाता है। और इसलिए पाकिस्तान को हम अगर सोचें कि हमारे कहने पे कोई पाकिस्तान से साथ छोड़ देगा, नहीं। दुनिया में सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं हर किसी के, दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता। हमें अपने लिए खुद करना पड़ेगा, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। और क्योंकि हम दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मिलिट्री माइट हैं, तो जब हम करते हैं कुछ, देन नो वन क्वेश्चन अस। अगर यही काम हमने किया होता, हम कहीं 150th इकोनॉमी होते और लोगों ने हमें करने नहीं देना था। दिस वर्ल्ड ओनली अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहीं ना कहीं समर्थन दिया आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर मतलब पाकिस्तान आर्मी जिसका लिंक सीधा सीधा आतंकवादियों से। तो भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। देखिए, जो भी सिचुएशन डेवलप होगी, हमें उसका मुकाबला खुद करना है, हमें किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। We have to fight our own battles. Nobody is going to come and fight our own battle. The only answer is to develop economically, develop militarily, and have strong political will. अगर ये तीन चीज़ नहीं है तो हमारी डिप्लोमेसी भी वीक होगी, हमारी इकोनॉमी भी वीक होगी, हमारी मिलिट्री भी वीक होगी, हमारी गवर्नमेंट भी वीक होगी। Then we cannot face the world. We need to look inwards and strengthen ourselves. उसके बाद we can face the world. Then there is no problem. पाकिस्तान, अगर मैं बात करूं, जो तनाव है इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये तनाव को लेकर अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनका कहना है कि जो सीज़ फायर है ये सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। क्या भारत पाकिस्तान में इस तरह कॉन्फ्लिक्ट आगे भी हो सकता है? देखिए, जो रूबियो कह रहे हैं कि सीज़ फायर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, उसके लिए उनकी जो नॉलेज ऑफ ये लड़ाई हुई क्यों, ये लड़ाई हुई क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया।
और अगर वो सोचते हैं कि सीज फायर नहीं टिक पाएगा, तो अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करता है, और इंडिया ने तो डिक्लेयर किया कि वी विल रिएक्ट, अगर पाकिस्तान दोबारा कोई टेररिज्म की हरकत करता है तो इंडिया विल रिएक्ट बैक. दैट कैन बी कॉल्ड के सीज फायर नहीं टिक रहा है. सो द वे यू सी इट. कश्मीर पर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि भारत को कश्मीर में शांति स्थापना के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं. आपको क्या लगता है पॉलिसी में और क्या एडिशंस किए जा सकते हैं ताकि कश्मीर में एक फाइनल सॉल्यूशन जो है शांति का वो दिया जा सके? Anywhere in the world, terrorism and insurgency has never been put down by the gun. The military or the gun can only bring it down to a level where the negotiations can happen and people can come and start talking. Ultimately, it is the economics which drives the peace. अगर इकोनॉमिक्स सही है, अगर वहाँ पे कश्मीर के हर घर में शाम को अच्छा खाना बनता है, अच्छी नौकरी है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ सिस्टम्स हैं, देन व्हाई वुड एनीवन पिक अप अ गन? बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ नहीं थी और इसलिए वो बॉयज़ कुड बी रेडिकलाइज्ड एंड टेकन टू डिफरेंट साइड. अभी जब मेन जो एम्फेसिस है वो इन बेसिक नीड्स पे होना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो, हेल्थ सैनिटेशन उसको इम्प्रूव करो, जॉब क्रिएशन एंड हायर एजुकेशन. Once these things happen, the problem will get resolved on its own because it's a cycle. And ये हो रहा है. आज की तारीख में जितनी भी फ्लाइट्स जा रही थी बिफोर पहलगाम, they are going 100% full. Hotel occupancy was 100%. ATM cash dispensation was tremendous. और यही पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे तो जैसे मैं पहले बोला गुर्बत है. वहाँ तो हुक्मरान बोल रहे हैं कि एक टाइम का खाना बंद कर दो. पाकिस्तान के रुपए का डॉलर के अगेंस्ट देखिए वैल्यू क्या है आज. उनके वहाँ पे दाल, चीनी, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, उसकी कीमतें देखिए, बिजली के बिल देखिए उनके. तो इट्स गुड थिंग दैट वी आर इन इंटरनेट एज नाउ. एटलीस्ट यू कम टू नो एक दूसरे देश में क्या हो रहा है. और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार जो है प्रोटेस्ट होते रहते हैं. और इन प्रोटेस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि पीओके के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे. पीओके के लोग आर जस्ट नॉट हैप्पी विद पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, बिकॉज पाकिस्तानी सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान, एंड नो पीओके सिटीजन दैट इज कश्मीरी वांट्स देम, नो गिलगिट बाल्टिस्तान सिटीजन वांट्स देम. दैट्स व्हाई दीस प्रोटेस्ट्स आर देयर. दे वांट टू मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी. एंड वो जब देखते हैं कि इंडिया में इतनी तरक्की हो रही है, हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है, so these protests are natural. नियर फ्यूचर में आप पीओके को भारत में मिलता देख रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, तो जब वो समय आएगा तो जरूर. और इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट. हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी विल टेक इट बैक. वी विल टेक इट बैक. अच्छा, हमारी ऑडियंस को ऑपरेशन माँ क्यों देखनी चाहिए? एक बार दर्शकों को आप डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम एक ऐसे एरिया से, ऐसे सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं जहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ का बहुत महत्व है. हमारे परिवार में लोग, आपने देखा होगा, ये बोलते हैं कि तेरे दादाजी तो गांव के सरपंच थे, नंबरदार थे, तू ये कैसे कर रहा है. वी हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, द फैमिली नॉर्म्स, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ऑपरेशन माँ इज़ ऑल अबाउट. ऑपरेशन माँ टेल्स यू, बाहर घर के किसी का भी नेम प्लेट पे, बोर्ड पे नाम लिखा हो, घर के अंदर माँ डिसाइड करती है कि आज खाने में क्या बनेगा, बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, बच्चा क्या कपड़े पहनेगा, कैसे घर चलेगा. सो मदर इज़ अ वेरी सेंट्रल फिगर इन आवर सोसाइटी. Every society's mother's role is very important, but in our society it is absolutely important because we have a very close-knit society, close-knit family values. हम तो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं. And that is the reason, and that was the theme of Operation Ma, to take the thing where it belongs. एक लड़का है, वो अपनी मदर के पास ही बिलोंग करता है, उसको वापस अपनी मदर के पास जाना है, जाना चाहिए. No son should be without a mother and no mother should be without a son. That was the basic theme of Operation Ma. And please watch this documentary. It's a very well made documentary. I can vouch for it. While seeing it, I had goosebumps. And I'm sure you will enjoy it. It's releasing on Dokubay on 27th of August. Mark the date. And whenever you get time, please watch this documentary. Make sure your children watch this documentary. It's an exceptional piece of art.
ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप TV9 भारतवर्ष में आए, आपने समय दिया, और बिल्कुल जिस तरह से ढिल्लों साहब ने कहा कि आप 27 अगस्त को डॉक्यूवे पे ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल ज़रूर देखें, और खबरों के लिए आप TV9 भारतवर्ष देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू एंड जय हिंद।